बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर कम्युनिटी मेडिसिन की पास्ट और स्पीक को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन वाले चैप्टर में एक डायग्राम होगी एपिडेमियोलॉजी ट्राइड की, तो आपने उसको पहचान लेना है। कैसी डायग्राम होगी? एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट की होगी। इससे रिलेटेड एक और चीज़ भी है, वो है चेन ऑफ इन्फेक्शन, लेकिन उसके अंदर सोर्स, रिजर्वायर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और ससेप्टिबल होस्ट होगा, लेकिन इसके अंदर एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट ये वाली डायग्राम आपको देखने को मिलेगी। फिर वो पूछेगा स्केबीज का, तो स्केबीज में एजेंट आपका सार्कोप्टिक स्केबी होता है। एनवायरनमेंट में आपने अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट या लैक ऑफ वाटर फॉर फास्टिंग है, पुअर हाइजीनिक कंडीशन है। और होस्ट के अंदर मैन विद अ पुअर हाइजीनिक कंडीशन, ये आपने बता देना है। तो ये तो हो गया सार्कोप्टिक स्केबी वाला यानी स्केबीज का। अगर कोविड का पूछे तो कोविड का एजेंट सार्स कोविड-19 वायरस होता है। एनवायरनमेंट रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या ड्रॉपलेट न्यूक्लियस, और होस्ट आपका ह्यूमन होता है। इसके अलावा एक और आपकी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी आ जाती है। प्राइमरी प्रिवेंशन में आपका क्या-क्या चीज़ आ जाती है? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आपने नोट करना है कि हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। सेकेंडरी के अंदर आपका अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, और लास्ट में टर्शियरी के अंदर डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहैबिलिटेशन आ जाती होती है। स्पेसिफिकली डायबिटीज़ का आपने बताना होता है। इस चैप्टर में जो चीज़ आती है वो आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ डिजीज़ है। ओके, तो जो आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ डिजीज़ की ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर जो टिप ऑफ आइसबर्ग का ये फ्लोटिंग टिप इंडिकेट करती है, वो चीज़ जो कि फिजिशियन देखता होता है कम्युनिटी में, जिसको क्लिनिकल केसेस कहते हैं। और जो आपका डूबा हुआ पोर्शन होता है, ये सबमर्ज्ड पोर्शन होता है, तो ये हिडन पोर्शन होता है डिजीज़ेज़ का। और इसके अंदर आपने इनअपेरेंट, लेटेंट, कैरियर, प्री-सिम्प्टोमेटिक, अनअपेरेंट डिजीज़ आपको देखने को मिलता है। और कौन-कौन से डिजीज़ आइसबर्ग से शो नहीं होते हैं, तो वो मीज़ल्स, टेटनस, रूबेला है। और जो डिजीज़ शो होते हैं वो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, एनीमिया, मैलन्यूट्रिशन, मेंटल इलनेस आ जाती है। इसके बाद इंडिकेटर ऑफ हेल्थ पूछे हुए हैं, तो इंडिकेटर क्या होते हैं? ऐसे वेरिएबल जो कि किसी चेंज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, रेलेवेंसी होना चाहिए। अब मोर्टेलिटी इंडिकेटर के अंदर आपके क्रूड डेथ रेट, मोटे-मोटे नाम तैयार कर लो। क्रूड डेथ रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, मॉर्बिडिटी के अंदर फ्रीक्वेंसी में इंसिडेंस और प्रीवेलेंस आ जाएगा, केस फैटेलिटी रेट आ जाएगा, डिसेबिलिटी रेट आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सुलिवन इंडेक्स, हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। ओके, डेली आ जाएगा, हेली आ जाएगा, केली आ जाएगा, पता ही अजीब-अजीब चीज़ें हैं। तो ऑलमोस्ट ये हो गया है। तो इस चैप्टर में ये सवाल आया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें वगैरह पूछी हुई है, लाइक ऑड रेशियो ईडी ओवर बीसी है। जबकि आपका कोहॉर्ट के अंदर रिलेटिव रिस्क होता है एट्रिब्यूटेबल रिस्क, जिसमें आपने इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड माइनस इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड ओवर डिवाइडेड बाय एक्सपीरियंस अमंग एक्सपोज्ड। आगे एपिडेमिक की कर्व्स है। एपिडेमिक की कर्व्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले बेड ऑक्यूपेंसी रेट है, जो कि बेड ऑक्यूपेंसी रेट में कितने बेड ऑक्यूपाई हुए हैं ओवर स्ट्रेंथ कितनी है, मल्टीप्लाई 100 आप कर लोगे। ठीक है, वैसे 1000 कर लो आप। और सेकेंडरी अटैक रेट का फार्मूला भी आपको आता है स्पेसिफिक डेथ रेट। तो जो मेन आपका है वो एपिडेमिक कर्व्स आ जाती है। ओके, तो एपिडेमिक होते क्या? एपिडेमिक होती है अनयूजुअल अकरेंस ऑफ अ डिजीज इन अ पॉपुलेशन इन एक्सेस ऑफ इट्स पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, के कोई भी डिजीज है वो पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा एक्सेस में है, या अगर डिजीज प्रीवेलेंट नहीं है तो आपको सिंगल केस मिल जाए तो उसको आप एपिडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक को आपने 3 में डिवाइड कर देना। कॉमन सोर्स एपिडेमिक, प्रोपेगेटेड एपिडेमिक और स्लो मॉडर्न एपिडेमिक। जो कॉमन सोर्स एपिडेमिक है उसको आगे मज़ीद 2 में डिवाइड करेंगे, सिंगल एक्सपोजर या पॉइंट सोर्स एपिडेमिक, और कॉमन सोर्स या कंटीन्यूअस या रिपीटेड एक्सपोजर एपिडेमिक है। ठीक है, जो कॉमन सोर्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर नोट करना है कि यहाँ पे जो एपिडेमिक होती है एक्सप्लोसिव होती है, कर्व राइजेस एंड फॉल रैपिडली विदाउट एनी सेकेंडरी वेव। एपिडेमिक एक्सप्लोसिव होती है, तमाम केसेस इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर होती है। इसकी एग्जांपल क्या होती है? फॉर एग्जांपल आपने नोट करना है कि कोई अगर इन्फेक्शन हुआ है, फूड पॉइजनिंग टिपिकल एग्जांपल आती होती है, क्लियर इसके अंदर। जबकि कॉमन सोर्स कंटिन्यूअस एक्सपोजर एपिडेमिक, इसके अंदर प्रोस्टिट्यूट आपने नोट कर लेना, या वेल ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, या नेशनली डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रांड वैक्सीन लाइक पोलियो वैक्सीन है। इसमें जो एक्सपोजर टू द कॉमन सोर्स ये प्रोलॉन्ग होता है, एपिडेमिक इरेगुलर होती है। ओके, तो शार्प पीक आएगी लेकिन ग्रेजुअल टेल ऑफ आएगा, जबकि ये प्रोपेगेटेड है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन की वजह से होती है। ग्रेजुअल राइज, ग्रेजुअल फॉल, मल्टीपल सेकेंडरी वेव्स आपको देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल पोलियो, हेपेटाइटिस सी, मीजल्स में देखने को मिलती है। जबकि स्लो के अंदर आपने ये डायग्राम याद रख लेनी है। स्लो के अंदर होता ये है कि आपको वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एपिडेमिक देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, क्रोनिक हार्ट डिजीज। तो ऑलमोस्ट इस चैप्टर में से यही कुछ आता होता है। बाकी कैलकुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क वाला तो ये आप देख लेना। बाकी नेक्स्ट हमारा कम्युनिकेबल डिजीज। अब कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी गई है, तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है मम्स के बारे में। तो जो मम्स है, ओके, तो उसके वाले टॉपिक को निकाल देते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या पूछी जाएगी, लाइक इसका एपिडेमियोलॉजी ट्राइड वो पूछ सकते हैं, या फिर वो इसका कॉजेटिव एजेंट वगैरह पूछ सकते होते हैं। तो जो मम्स और मीजल्स इन दोनों का जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो पैरामिक्सो वायरस होता है, क्लियर। तो इनका एजेंट कौन सा है? पैरामिक्सो वायरस है। तो पहले मम्स के बारे में बात करते हैं। तो मम्स है, मम्स जो होता है ना वायरस, उसका नाम असल में रूबियोला वायरस है। रूबियोला वायरस जो कि पैरामिक्सोविरिडी कैटेगरी से बिलोंग करता होता है, क्लियर। तो इसका जो एजेंट है मिक्सो वायरस पैरोटिडाइटस, बड़ा मुश्किल नाम है, मिक्सो वायरस पैरोटिडाइटस, ये इसका एजेंट आ जाएगा, क्लियर। अब इसका जो होस्ट होता है ना, होस्ट वो आपको 5 से लेकर 9 साल के जो बच्चे होते हैं उनको इन्वॉल्व करता हुआ नजर आ रहा होता है, ठीक है। और इसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं,
लाइक एनवायरमेंटल फैक्टर जिसका होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, यानी ड्रॉपलेट्स या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से फैल सकता होता है। इसके रिजर्वायर आपको पता है कि ह्यूमन होती है। क्लिनिकल फीचर इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल फीचर में आपने नोट करना है कि यहाँ पर बायलैटरल पैरोटाइटिस आपको देखने को मिलेगा, उसका मुंह खोल नहीं सकेगा और कॉम्प्लिकेशन की तरफ आ जाती है। कॉम्प्लिकेशन के अंदर आपने नोट करना है कि यहाँ पर आपको एपिडिडिमो यानी एपिडिडिमो ओरकाइटिस हो सकता है, ओवोफोराइटिस भी हो सकता है, लेकिन पहले एपिडिडिमो ओरकाइटिस या सिंपल ओरकाइटिस आप नोट कर सकते हो। ठीक है, ओरकाइटिस, ओवरी के अंदर ओवराइटिस, पेनकिलाटाइटिस, मेनिंजोएन्सेफलाइटिस, थायरॉइडिtis, न्यूराइटिस, हेपेटाइटिस, मायोकार्डाइटिस। ठीक है, तो ये मोटी-मोटी इन्फ्लेमेशन को आप तैयार कर लेना, ओके। और इसकी प्रिवेंशन की तरफ आ जाते हैं। प्रिवेंशन के अंदर आपने वैक्सीनेशन लेनी है। वैक्सीनेशन वंस अगेन क्या होती है, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन आपको देखने को मिलती है, ओके। तो यहाँ पे कोई बड़ी मुश्किल वैक्सीनेशन के नाम लिखे हुए, लेकिन लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है, ओके। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर दी जाती है 15 मंथ पर या एनी टाइम लेटर ऑन, और इम्यूनोग्लोबुलिन किसी भी काम की नहीं होती, क्लियर। तो ऑलमोस्ट ये हमारा हो जाएगा वैक्सीनेशन वाला टॉपिक। प्रिवेंशन हम वैक्सीनेशन से करते होता है। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर आपने देना होता है, ओके, ठीक है। और इसके अलावा MMR वैक्सीनेशन भी आप इस्तेमाल कर सकते होते हैं, ठीक है। लेकिन वंस अगेन ये लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है ना, तो आपने किसके अंदर नहीं देना होता, लाइक आपने इसको प्रेग्नेंट वुमेन के नहीं देना, या पेशेंट जिनमें इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी है, या जो सीवियरली इल है, ठीक है, इसमें आपने नहीं देना होता। तो ऑलमोस्ट ये हमारा हो जाएगा। बाकी यहाँ पर कुछ केस डेफिनेशन भी लिखी है, क्लिनिकल मम्स, लेबॉरेटरी कंफर्म्ड मम्स और एपिडेमियोलॉजिकल कंफर्म्ड मम्स। इन तीनों में क्या चीज़ है, लाइक जो आपका क्लिनिकल मम्स होता है ना, यहाँ पे यूनिलैटरल या बायलैटरल पैरोटाइटिस होता है 2 दिन या से ज़्यादा का विदाउट एनी अपीरेंट कॉज। लेबॉरेटरी के अंदर आपने लेबॉरेटरी को कंफर्म करना है, लाइक आपका आईजीएम एंटीबॉडी अगर आपको देखने को मिले तो ये आपका आ जाएगा लेबॉरेटरी वाला। और एपिडेमियोलॉजी के अंदर क्या होगा, जब ये एपिडेमियोलॉजिकली लिंक्ड होगा, क्लिनिकल वाला किससे लिंक्ड होगा, लेबॉरेटरी वाले से, ठीक हो गया, तो उसको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिकली। बस ऑलमोस्ट ये हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो वैक्सीनेशन वगैरह हो गया ऑलमोस्ट। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, मम्स वाला टॉपिक तो अच्छे तरीके से हो गया, क्योंकि मम्स से 2 मरतबा आ चुका है, उसको आप पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारा होगा, ओके, मम्स वाला हो गया। HIV की काउंसलिंग करनी है। अब HIV की जो काउंसलिंग है ना, वो थोड़ी सी रिजेंबल करती है किसके साथ, हेपेटाइटिस बी के साथ। तो यहाँ पे काउंसलिंग वाला टॉपिक होगा, लाइक आपने क्या करना है कि अवॉइड द इनडिस्क्रिमिनेट सेक्स और यूजिंग द कॉन्डम, यानी जो अपने मैरिड पार्टनर से उसी तक रिस्ट्रिक्टेड रहना और कॉन्डम यूज़ करना होता है। उसके अलावा ब्लड की स्क्रीनिंग करानी है बिफोर ट्रांसफ्यूजन। अवॉइड द रेजर ब्लेड्स, ये आपने करना होता है। इसके अलावा इंजेक्शन सेफ्टी आपने करनी होती है, और हेल्थ एजुकेशन वगैरह ये आपने करना होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट यही जो आपने हेपेटाइटिस बी और सी के अंदर पढ़ने होते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगा। हेपेटाइटिस ए के अंदर क्या होती है, हेपेटाइटिस ए के अंदर आपने फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी होती है, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा आपने करना होता है, सोप से अपने हाथ को धोने होते हैं, ठीक है। फिकल और रूट को आपने डिस्टर्ब कर देना होता है। ये हेपेटाइटिस ए का है, ओके, हेपेटाइटिस ए वाला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं, ओके, चिकन पॉक्स वैक्सीन फॉर अदर कॉन्टैक्ट एंड क्लोज एंड द स्केड्यूल, यानी चिकन पॉक्स की जो वैक्सीन है उसका जो स्केड्यूल वगैरह पूछा हुआ है। तो ये आ जाओगे आप वैक्सीन के अंदर। नंबर 1 बताना कि आपने ये लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है वेरिसिला की। नंबर 2 आपने बताना है कि ये आपने 2 डोजेज़ देनी होती है, 2 डोजेज़, जो कि 13 साल से ऊपर वालों को, ठीक हो गया। अब 2 डोजेज़ देनी है तो इनके दरमियान इंटरवल कितना होगा, 6 मंथ का, सॉरी 6 वीक का होगा, या 3 महीने का होगा अगर वो 12 महीनों से लेकर 12 साल का बच्चा है, या 4 से लेकर 6 हफ्ते का होगा फॉर एडोलेसेंस एंड द एडल्ट। अगर कॉम्बिनेशन वैक्सीन यूज़ करनी है तो वो 9 महीनों से लेकर 12 साल तक होती है, ओके, ठीक है। और इसमें आपने 2 डोज़ेज़ इस्तेमाल करनी है, उसके दरमियान में इंटरवल आपने 4 हफ्तों का रखना है, ठीक है। बस वहाँ पे नोट करना कि वहाँ पे 6 हफ्तों का ड्यूरेशन होगा दरमियान में, और यहाँ पे जो इंटरवल होगा वो 4 हफ्तों का होगा, बस ये नोट कर लेना, ओके। ओके, तो ऑलमोस्ट ये हो गया हमारा, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जो आपने देनी है वो वेरिसिला ज़ोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन देनी है 1.25 से लेकर 5 ml इंट्रामस्कुलर देनी है विद इन द फॉर 72 आवर्स ऑफ एक्सपोजर। और इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो निमोनिया, एन्सेफलाइटिस है, एक्यूट सेरिब्रल एटेक्सिया आ जाएगा, राई सिंड्रोम और H4 हेमरेज आ जाएगा। और इसमें कंट्रोल है, कंट्रोल के अंदर आपने नोटिफिकेशन करना टू द हेल्थ अथॉरिटी। नंबर 2 आइसोलेशन करना 6 दिन तक, आप ऑलमोस्ट कंट्रोल को, कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना। उसके अलावा आपने कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन करना है, ठीक है, उन आर्टिकल्स का जो कि डिस्चार्ज से खराब हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, ओके, चिकन पॉक्स वाला भी हो गया। हेपेटाइटिस ई की जो काउंसलिंग है, 1 सेकंड फीकल ओरल रूट वाले अपने काउंसलिंग करनी होती है। इसके बाद है कि प्लाग का सिनेरियो है, और जो वेक्टर है वो रेड फ्ली है, वैक्सीन होती है या नहीं होती। जी बिल्कुल, इसकी वैक्सीनेशन होती है, इसकी प्लाग वाले की। अब इसकी प्रिवेंशन वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं, प्लाग की, ओके। तो प्रिवेंशन वाला टॉपिक, प्लाग वाला, तो जो प्लाग होता है ना, यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से होता है। उसका जो वेक्टर है ना रेड फ्ली, और इसके जो रिजर्वायर होता है ना ऑलमोस्ट ये आपका रैट्स होते हैं, क्लियर। तो प्लाग वाला टॉपिक, ओके, तो ये बुबोनिक, निमोनिक और सेप्टिसिमिक प्लाग आ जाएगा। तो कंट्रोल के अंदर क्या आएगा, कंट्रोल के अंदर आपने पहले कंट्रोल ऑफ केसेस है, जिसके अंदर अर्ली डायग्नोसिस, नोटिफिकेशन, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट करोगे, डिसइंफेक्शन वगैरह करोगे, ठीक हो गया, ओके। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप इसको यूँ भी याद कर सकते हो, नहीं बल्कि ये
टाइम से रट्टा मार सकते हैं, ठीक है। तीसरा ट्रीटमेंट आ जाएगा, इससे आइसोलेशन, नोटिफिकेशन और डायग्नोसिस आ जाएगा। कंट्रोल ऑफ फ्लीज के अंदर आपने इंसेक्टिसाइड लाइक डीडीटी यूज़ करना है, और कंट्रोल ऑफ रोडेंट आपने यानी रोडेंट को मार देना है। वैक्सीनेशन इफेक्टिव लेवल पर 1 हफ्ते से पहले देनी है एपिडेमिक में, और कीमो प्रोफाइलैक्सिस करनी होती है। कैसे करोगे आप? टेट्रासाइक्लिन से करोगे तो ये कंट्रोल आ जाएगा। बाकी प्लाक ऑलमोस्ट पॉजिटिव एजेंट यर्सीनिया पेस्टिस होता है, रिजर्व वायरस का आपके रोडेंट आपको देखने को मिलते होते हैं, ठीक है। रोडेंट में एग्जांपल बता दो, लाइक माइस आ जाएगा। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो आपका होगा लाइक इन्फेक्टेड रोडेंट, और होस्ट फैक्टर में आपके तकरीबन ह्यूमन आपका आ जाएगा होस्ट के अंदर। और इन्वायरमेंटल में कैसे होगा? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होती है? वेक्टर की ट्रांसमिशन बाय द रैट, फ्ली, बाय यर्सीनिया पेस्टिस। इसके अलावा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती होती है, ओके। और बाकी इंक्यूबेशन पीरियड उसको छोड़ दो, लेकिन इसके 3 टाइप होती है, बुबोनिक, निमोनिक और सेप्टिसिमिक प्लाक। क्लियर? ऑलमोस्ट ये टॉपिक हो जाएगा। इसके बाद हेपेटाइटिस पूछ रहा है, हेपेटाइटिस वाला। हेपेटाइटिस ई की तो आपको मैंने बता दिया कि आपने फीकल ओडर रूट वाले को फॉलो करना है। मे भी यहाँ पे ना लिखी हुई हो हेपेटाइटिस की। अच्छा, ये तो हेपेटाइटिस बी की लिखी हुई है। अच्छा, हेपेटाइटिस बी की अगर आपसे पूछे ना, तो आपने इम्यूनोग्लोबुलिन बतानी है 0.05 से लेकर 0.07 मिलीलीटर पर केजी बॉडी वेट। स्केड्यूल इसका 0 से लेकर 30 दिन है। और एक्टिव इम्यूनाइजेशन फॉर एग्जांपल आपने एक एमएल देनी है, इंट्रामस्कुलर देनी है 016 मंथ पर। बूस्टर डोज आपने 5 साल के बाद देनी होती है। क्लियर? तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। बाकी ए की जो है ना, बिल्कुल फीकल ओडर रूट वाली बता देनी है। ओके, तो ये हेपेटाइटिस ए का आ जाएगा। चलो यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर 1 है कि आपने कंट्रोल ऑफ रिजर्वायर। कंट्रोल ऑफ रिजर्वायर के अंदर आपने क्या करना है? कंप्लीट बेड रेस्ट, उसके अलावा डिसइंफेक्शन ऑफ फीसेस एंड द फोमाइट्स। कैसे करोगे? सोडियम हाइपोक्लोराइड से करोगे। नंबर 2 कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपने हैंड वॉशिंग करनी है बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर टॉयलेट। नंबर 2 सैनिटरी डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, जो कि कंटेमिनेशन को प्रिवेंट कर देगा, वाटर की, फूड की और मिल्क की। नंबर 3 प्यूरिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी वाटर सप्लाई बाय फिल्ट्रेशन और क्लोरिनेशन आपने यूज करना होता है, ठीक है। लास्ट में आपने कंट्रोल ऑफ ससेप्टेबल पॉपुलेशन। ससेप्टेबल पॉपुलेशन के अंदर वो लोग आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रैवलर्स है टू द हाई इंडेमिसिटी एरिया, या जो ब्लड प्रोडक्ट से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, या सेक्सुअल इंटरकोर्स वाले। तो उसके अंदर आपने वैक्सीनेशन और इम्यूनोग्लोबुलिन यूज करनी है। वैक्सीनेशन को 2 में डिवाइड करना, फॉर्मेल्डिहाइड इनएक्टिवेटेड और लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। तो ऑलमोस्ट हमारा टॉपिक कवर हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हेपेटाइटिस ए का। प्लाग वाला टॉपिक भी हो गया, वेक्टर वाला। लेप्रोसी वाला टॉपिक है, लेप्रोसी और फिर रेबीज वाला टॉपिक। ओके, तो जो लेप्रोसी होता है ना, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई की वजह से होता है। तो इसका जो कंट्रोल है, कंट्रोल के अंदर आपने क्या किया? नंबर 1 मेडिकल मेजर्स, नंबर 2 इवैल्यूएशन, नंबर 3 प्रोग्राम मैनेजमेंट और नंबर 4 सोशल सपोर्ट आ जाएगा। मेडिकल के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें नोट करनी है? मेडिकल के अंदर एस्टिमेशन ऑफ प्रॉब्लम, अर्ली केस डिटेक्शन, मल्टी ड्रग थेरेपी, सर्विलेंस, प्रोफाइलैक्सिस, डिफॉर्मिटी रिहैबिलिटेशन और हेल्थ एजुकेशन आ जाएगा। क्लियर? तो बस ये मोटी मोटी हेडिंग्स तैयार कर लो, क्योंकि आगे ज़्यादा अच्छे से याद नहीं होगा। तो एस्टिमेशन ऑफ प्रॉब्लम देख लो, ठीक है। इसके बाद अर्ली केस डिटेक्शन कर लोगे, फिर ट्रीटमेंट करोगे मल्टी ड्रग थेरेपी से। मल्टी ड्रग थेरेपी के अंदर आपने बताना है कि लाइक डेप्सोन से करते होते हो, रिफेम्पिसिन आ जाएगा, डेप्सोन आ जाएगा, क्लोफाज़ेमिन आ जाएगा, क्विनोलोन्स वगैरह आ जाती होती है। इसके बाद नंबर 3 आपका मल्टी ड्रग के बाद सर्विलेंस वगैरह आ जाती है। और इसके बाद इम्यूनोप्रोफाइलैक्सिस और कीमोप्रोफाइलैक्सिस, ये आपने लिख लेना। बस हेडिंग लिख लो, क्योंकि ज़्यादा तो आगे लिखने का टाइम नहीं होगा। और हेल्थ एजुकेशन है, सोशल सपोर्ट, प्रोग्राम मैनेजमेंट और इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में आपने एपिडेमियोलॉजिकल इंडिकेटर और मेन और कोर इंडिकेटर फॉर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। बहुत ज़्यादा लंबा सवाल है, अगर इसी को कर लोगे ना तो सिर्फ 4 नंबर कवर होगी पूरी ऑस्ट्री में। इसके बाद नेक्स्ट ये तो हो जाएगा। अब रेबीज़ वाला क्वेश्चन है। ओके, तो रेबीज़ के अंदर क्या मैनेजमेंट करनी होती है, कैसे मैनेजमेंट करोगे? ओके, तो नंबर 1 है कि जनरल कंसीडरेशन है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस बता रहा हूँ। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के अंदर आपने वायरस को न्यूट्रलाइज करने से पहले कि सीएनएस पे एंटर हो जाए। लोकल ट्रीटमेंट के अंदर अपनी क्लींजिंग करनी है, इमीडिएट फ्लशिंग एंड द वॉशिंग ऑफ वुंड। किससे करोगे? सोप और वाटर से करोगे, ठीक है, 5 मिनट तक। नंबर 2 केमिकल ट्रीटमेंट है। केमिकल ट्रीटमेंट में आप अल्कोहल यूज़ करोगे, टिंचर आयोडीन या एक्वा सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन यूज़ करते हो। स्विचिंग आपने 24 से लेकर 48 आवर्स की बात करनी होती है। नंबर 5 आपने एंटी रेबीज सीरम आपने अप्लाई करना है। फिर आपने एनिमल्स को 10 दिन के बाद 10 दिन तक ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। ओके, अगर मर गया तो उसकी ब्रेन को आप प्रिजर्व कर लेना, लेकिन अगर जिंदा रह गया है तो फिर कोई एंटी रेबीज ट्रीटमेंट आपने नहीं लेना होता। और लास्ट में आपकी इम्यूनाइजेशन आ जाती है। इम्यूनाइजेशन के लिए आपने कुछ इंडिकेशन है, फॉर एग्जांपल कि अनप्रोवोक्ड बाइट, और जो खासतौर पर टाइप 2 और टाइप 3 वाला होता है ना, उसके लिए आपने करना होता है। और कौन सी टाइप की वैक्सीन है? नर्वस टिश्यू वैक्सीन और डक एम्ब्रियो सेल कल्चर वैक्सीन है। सेल कल्चर और डक एम्ब्रियो वैक्सीन वगैरह आ जाती होती है। क्लियर? तो ये नोट कर लेना। बाकी इनकी कंसंट्रेशन 1 मिलीलीटर होती है। ओके, मेनली आप सेल कल्चर वाला डिप्लॉयड सेल वैक्सीन वगैरह, डक एम्ब्रियो वैक्सीन वगैरह देते होते हो। अब आपने नोट करना है कि जो एंटी रेबीज सीरम है ना, ये सिर्फ आप स्टार्टिंग में देते होते हो। क्लियर? ठीक है। और पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस के लिए आपने क्या देना होता है? लाइक पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस के अंदर आपने 0, 3, 7, 14, 28 और बूस्टर डोज 90 डेज के ऊपर डेल्टॉइड मसल के ऊपर देना। इंट्रामस्कुलर 1 ml का आपने देना होता है। और कौन सी वैक्सीन ज़्यादा अच्छी है? आपकी सेल कल्चर वाली ज़्यादा अच्छी वैक्सीन होती है। अगर प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस फॉर एग्जांपल जो वेटरनरी साइड यानी डीवीएम वाली
वाली है, एनिमल हैंडलर्स के लेबोरेटरी वर्कर है, तो वो कौन सी वैक्सीन लेंगे, सेल कल्चर वैक्सीन लेंगे वंस अगेन, और ये भी 1 ml की होगी इंट्रामस्कुलर, ठीक हो गया, ओके 1 ml इंट्रामस्कुलर, ये रट्टा मार लेना। और इसका जो स्केड्यूल है वो 0718 है, 07 और 28 सॉरी 0728। अगर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जो ऑलरेडी वाले वैक्सीनेटेड हो चुका है तो वो 037 को लेगा, ठीक है, ओके ऑलमोस्ट ये हमारा कवर हो गया। 7 के अंदर आएगा, बस इसके अंदर 3 आ जाएगा और इसके अंदर आपका लाइक 28 तक आ जाता होता है, ओके तो ऑलमोस्ट ये हमारा हो जाएगा। और इसके अंदर इम्यूनो जो आपकी एंटी रेबीज सीरम है वो अप्लाई नहीं करते होते, क्लियर। बाकी यहाँ पे बाइट्स की क्लासिफिकेशन है रेबीज वाले में, लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ लाइक टाइप 1 में आप टचिंग या फीडिंग एनिमल्स या लिक्स है, कंजप्शन ऑफ अनबॉइल्ड, अगर ब्लीडिंग हो रही है ना तो हमेशा कौन सा आएगा, टाइप 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही तो आपने टाइप 2 के अंदर लिख देना है। इसके बाद रेबीज इन द डॉग, तो जो कंट्रोल ऑफ अर्बन रेबीज है तो उसको कैसे कंट्रोल करना होता है, ओके तो उसके कंट्रोल के लिए आपने क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ ऑल डोमेस्टिक डॉग्स, इसके अलावा आपने डिस्ट्रक्शन कर देनी है डॉग्स या कैट बिटन बाय द रैबिड एनिमल्स है, ओके। इसके अलावा रिस्ट्रेंट ऑफ डॉग्स इन द पब्लिक प्लेस है, क्वारंटीन फॉर अबाउट 6 मंथ ऑफ इंपोर्टेड डॉग्स, हेल्थ एजुकेशन ऑफ द पीपल रिगार्डिंग द केयर ऑफ डॉग इन द प्रिवेंशन ऑफ रेबीज इन द ट्रीटमेंट अंडरटेकन। तो रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, रिस्ट्रेंट और मार देना कुत्तों को अगर वो इंसानों को काट रही है। ऑलमोस्ट ये भी हो गया हमारा रेबीज वाला क्वेश्चन है, ओके। तो इसके बाद है फुल कंजक्टिवाइटिस, वायरल कंजक्टिवाइटिस का सिनेरियो था, ये तो आप वहाँ से कर लोगे, तो ये मैंने वहाँ पे पुराने पीडीएफ वगैरह से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मीजल्स का है। मीजल्स में मैक्यूलोपैपुलर रैशेस होते हैं, ओके तो उसका इटियोलॉजी क्या होगी मीजल्स की, ओके अच्छा उसका तो मैं बता चुका था कि उसका जो इटियोलॉजिकल एजेंट है मम्स का वो कौन सा होता है, पैरामिक्सो वायरस की कैटेगरी से बिलोंग करता होता है, क्लियर। तो अब हम मीजल्स वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो मीजल्स को हम रोबियोला भी कहते हैं, ओके जबकि इसका जो पॉजिटिव एजेंट था ना वो मिक्सो वायरस पैरोटिडाइटिस था जो कि पैरामिक्सो वायरस से बिलोंग करता है, जबकि इसका जो ऑलमोस्ट है ना हमारा, ओके ये आरएनए पैरामिक्सो वायरस है, बस इसका आरएनए पैरामिक्सो वायरस ये नोट कर लेना, क्लियर। तो अब इसका जो मीजल्स वाला ना, मीजल्स में होता क्या, मीजल्स में आपको मैक्यूलोपैपुलर रैशेस देखने को मिलते हैं। मीजल्स में जो रैशेस होते हैं वो इन्फ्लेमेशन से सराउंडेड होते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन उसको सराउंड कर रहा होगा मीजल्स में, टिपिकल फाइंडिंग होती है जो आपको मीजल्स में देखने को मिलती होती है, ठीक है। अब इसका जो रैश होता है वो कान के पीछे से स्टार्ट होता है, क्लियर। अब इसमें 3 स्टेजेस होती है, जो प्रोड्रोमल स्टेज में आपको कॉप्लेक्स स्पॉट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये टेबल साल्ट क्रिस्टल्स होती है, बकल म्यूकोजा में होते हैं और ज़्यादा फर्स्ट एंड द सेकंड लोअर मोलर टीथ, तो ये स्मॉल ब्लूइश वाइट स्पॉट्स होते हैं ऑन द रेड बेस, ओके तो ये पैथोग्रामिक है। इरप्टिव में आपको रैशेस कान के पीछे से स्टार्ट होकर पूरे के पूरे फेस और नेक को इन्वॉल्व करना शुरू कर देगा, 2 से लेकर 3 दिन में पूरी लोअर लिम्ब तक पहुंच जाएगी और मजीद 3 से 4 दिन लेके खत्म होने को, ठीक हो गया। जबकि जो रुबेला वाला होता है वो 3 दिन में आके खत्म हो जाता है। और इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है मीजल्स की, तो क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, लाइक आपने नोट करना है कि यहाँ पर अच्छा कॉम्प्लिकेशन में लाइक निमोनिया हो सकता है, ऑटिटिस मीडिया हो सकता है, ओके डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, एन्सेफलाइटिस है, सब एक्यूट सेफलाइजिंग पेन एन्सेफलाइटिस हो सकता है, मायोकार्डाइटिस, केराटाइटिस, कंजक्टिवाइटिस इसकी कॉम्प्लिकेशन है। और इसको कंट्रोल करने में, प्रिवेंशन करने में आपकी वैक्सीनेशन देनी है, एक्टिव और पैसिव है। जो एक्टिव लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है 9 और 51 पे देनी है, सबक्यूटेनियस होती है, लेफ्ट कार्ड में होती है, सिंगल डोज होती है, सिंगल नहीं बल्कि 2 डोजेज होती है, 0.5 ml की होती है, क्लियर। तो ये आपने नोट कर लेना है। और इसकी जो कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, वंस अगेन जो लाइव एटीन्यूएटेड की है, लाइक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या स्टेरॉइड को यूज करने वाली। जो पैसिव के अंदर आपने लाइक आपने देना होता है इम्यूनोग्लोबुलिन देना होता है, ओके तो ये मीजल्स की वैक्सीनेशन वगैरह आ जाती होती है। बाकी कॉन्ट्राइंडिकेशन इम्यूनोग्लोबुलिन है, इरेडिकेशन ऑफ मीजल्स है, ओके। और आउटब्रेक कंट्रोल मेजर्स, इसमें आपने क्या करना है, आइसोलेशन फॉर द 7 डेज आफ्टर द ऑनसेट ऑफ रैश, इम्यूनाइजेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट विद इन द 2 डेज ऑफ एक्सपोजर, ठीक हो गया अगर वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ओके। तो इम्यूनोग्लोबुलिन आपने देना है, ओके 3 से लेकर 4 दिन के अंदर, और प्रॉम्प्ट इम्यूनाइजेशन एट द बिगिनिंग ऑफ एपिडेमिक। तो 1 सेकंड क्या आइसोलेशन आ जाएगा, इम्यूनाइजेशन ऑफ कॉन्टैक्ट और ओवरऑल आपने इम्यूनाइजेशन वगैरह देनी होती है। तो ये तो हमारा टॉपिक आ जाएगा, मीजल्स वाला भी टॉपिक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, चिकन पॉक्स की कॉम्प्लिकेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है। काउंसलिंग ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी ये भी ऑलमोस्ट हम वैसे कर चुके होते हैं। टीबी ड्रग्स एंड द केयर ऑफ न्यू बॉर्न ये भी ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं, ओके पीडीएफ वगैरह से कर चुके हैं। ब्रूसिलोसिस का डायग्नोसिस ये भी हो गया है, ओके ओके ओके। स्केबीज वाला टॉपिक भी हम ऑलमोस्ट कर चुके होते हैं। टीबी की ड्रग्स है, पोलियो वाला टॉपिक रह गया, लिशमिनियासिस है और डेंगू वाला टॉपिक है, इन तीनों को कवर कर लेते हैं। ओके तो लिशमिनियासिस का क्या रट्टा मारना है कि फीमेल फ्लेबोटोमस फ्लाई से होता है काला जार वगैरह, क्यूटेनियस लिशमिनियासिस को आगे ओरिएंटल सोर वगैरह का, सैंड फ्लाई फीवर और आया फीवर ये आपने पढ़ना होता है, क्लियर। तो अब हम इसके सिंपल अच्छा इसके जो क्लिनिकल फीचर होते हैं ना लिशमिनियासिस के अंदर, इसमें डार्कनिंग होती है स्किन ऑफ हैंड्स फीट की, काला पड़ जाता होता है, लिम्फेडिनोपैथी होती है, सप्लेनोमेगाली वगैरह आपको देखने को मिलती है, ओके।
तो ये बात नोट कर लेना। और ये भी देखना है कि ये जो हमारा लेशमैनियासिस है ना, ये हमारे बलूचिस्तान वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है, ओके। और इसका जो रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन वो आपके एनिमल्स होते हैं लाइक डॉग्स वगैरह, डॉग्स की तरह टमा लेना, क्लियर। तो ये आपका ऑलमोस्ट आ जाएगा। बाकी इसके जो की इंडिकेटर इसको जो छोड़ देते हैं, ओके। तो अब हम इसके प्रिवेंशन की तरफ आ जाते हैं। नंबर 1 कंट्रोल ऑफ रिजर्वायर। रिजर्वायर, अब रिजर्वायर इसके मैन इज द ओनली रिजर्वायर ऑफ कालाजार इन इंडिया, तो आपने मैन को टारगेट करना है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस की आपने लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी आपने इस्तेमाल करना होता है, क्लियर, ठीक हो गया। और माइफिटोसिन भी आपने यूज़ करना है। एनिमल रिजर्वायर के अंदर आपने क्या करना होता है, लाइक डॉग्स को आपने मार देना होता है, रोडेंट को कंट्रोल करना। सैंड फ्लाई को कैसे करोगे, डीडीटी इज द फर्स्ट चॉइस जो आप यूज़ करोगे, खासतौर पर जो फ्लेबोटोमस आर्गेंटिपिस होती है वो उसको मर जाती होती है, क्लियर। जी, जी, इसके अलावा आपने सैनिटेशन मैयर करनी है, फॉर एग्जांपल एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस लाइक क्रैक्स इन द मड, स्टोन वॉल, या आपने रिमूव कर देना लोकेशन ऑफ कैटल शेड्स है, पोल्ट्री, या लास्ट में आपने पर्सनल प्रोफाइलैक्सिस करनी है। पर्सनल प्रोफाइलैक्सिस में हेल्थ एजुकेशन एंड द यूज ऑफ इंडिविजुअल प्रोटेक्टिव डिवाइस, फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे, अवॉइड स्लीपिंग ऑन द फ्लोर है, यूजिंग द फाइन मैश नेट इस्तेमाल करोगे, ओके। इंसेक्ट रिपेलेंट है टेम्परेरी प्रोटेक्शन के लिए एंड कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन है, ओके। तो बस ये नहीं, पर्सनल प्रोटेक्शन आपने करनी होती है, पर्सनल प्रोफाइलैक्सिस है, तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा कवर, ओके। इसके बाद डेंगी है, डेंगी की जो है ना, डेंगी मॉस्किटो से होता है, तो डेंगी के बिल्कुल वही मैयर्स है जो आपने मॉस्किटो वाले चैप्टर में पढ़नी है। लाइक मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, वैसे जो मॉस्किटो कंट्रोल मैयर्स है उसमें आपको 3 में डिवाइड करना है, एंटी लार्वल, एंटी एडल्ट और प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मॉस्किटो बाइट। एंटी लार्वल के अंदर एनवायरमेंटल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंट्रोल आ जाएगा। एंटी अडल्ट के अंदर आपका लाइक ओके, तो इसमें रेसिडुअल स्प्रे, स्पेस स्प्रे, और इसके अलावा आ जाएगा और जेनेटिक कंट्रोल और प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मॉस्किटो बाइट, तो इसमें मॉस्किटो नेट आ जाएगा, स्क्रीनिंग और रिपेलेंट आ जाता होता है, क्लियर। अगर सैंड फ्लाई का आया था ना, सैंड फ्लाई वाला, वैसे सैंड फ्लाई वाला भी इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, इसको कैसे कंट्रोल करना है। इंसेक्टिसाइड आपने अप्लाई करनी है, डीडीटी वाला। सैनिटेशन है लाइक रिमूवल ऑफ श्रब्स एंड द वेजिटेशन विद इन द 50 yards ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, क्रैक्स को फिल कर देना है, ओके। लोकेशन ऑफ द कैटल शेड एंड द पोल्ट्री एट अ फेयर डिस्टेंस, ओके। तो यानी आपने फेयर डिस्टेंस से वगैरह पे रिमूव कर देना होता है। और इसकी जो स्पीशीज है फ्लेबोटोमस अर्गेंटिपस, फ्लेबोटोमस पापाटसी, बड़े अजीब स्पीशीज है, ओके। लेकिन इस डायग्राम को तो रट्टा मार लेना, ये डायग्राम काफ़ी ज़्यादा काम किया है, ओके। डेंगू का भी ऑलमोस्ट ये हो जाएगा, ओके। आगे पोलियो की है, पोलियो की डायग्राम, और पोलियो को प्रिवेंट कैसे करना होता है, ठीक है। तो पोलियो की डायग्राम है, उसको छोड़ देते हैं वैसे। तो पोलियो की प्रिवेंशन वगैरह देख लेते हैं। और पोलियो के अंदर आपने ओपीवी को रट्टा मारना होता है, और इसके अलावा आपने इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इसको भी देख लेना है, ओके। तो पोलियो वाला टॉपिक निकाल लेते हैं। ये डेंगू वाला टॉपिक है, मलेरिया नहीं आएगा। जापानीज इंसेफ्लाइटिस, जीका वायरस, लिम्फेटिक फिलारियासिस, ओके। लेप्रोसी है, तो उसकी प्रिवेंशन के अंदर आपने वैक्सीनेशन वगैरह देनी है। इनएक्टिवेटेड 7 पोलियो वैक्सीन, और ओरल वाली इनएक्टिवेटेड, ओरल वाली जो होती है ना हमारी लाइव एटीन्यूएटेड, और इनएक्टिवेटेड वाली किल्ड वैक्सीन होती है, ठीक है, ओके। और बाकी इनका डिफरेंस वगैरह लिखा हुआ है कि जो आईपीवी है किल्ड होती है, लाइव एटीन्यूएटेड होती है, ओपीवी ओरली, जबकि ये सब इंट्रामस्कुलर दी जाती होती है। ये ह्यूमोरल और इंटेस्टिनल इम्यूनिटी दोनों को स्टिमुलेट करती है, जबकि ये सिर्फ सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करती है, लोकल एंटीबॉडी को स्टिमुलेट नहीं करती होती, ठीक है, ओके। ये पैरालिसिस और इंटेस्टिनल इन्फेक्शन दोनों को प्रिवेंट करती होती है, ओके। चीपर होती है, इजी टू मैन्युफैक्चर होती है, इसको स्टोर करते हैं -20 वाले टेम्परेचर के ऊपर, क्लियर, ओके। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, लाइन लिस्टिंग और मॉपिंग अप, ये भी देख लो। जो मॉपिंग अप होती है लास्ट स्टेज होती है पोलियो एरेडिकेशन में, तो जो मॉपिंग अप होती है इसमें डोर टू डोर इम्यूनाइजेशन करते हैं द हाई डिस्ट्रिक्ट एरिया। नंबर 2 आपने क्या, यानी मेनली एक चीज़ है डोर टू डोर इम्यूनाइजेशन, जबकि लाइन लिस्टिंग के अंदर क्या करते हैं, लाइन लिस्टिंग में आपने चेक फॉर डुप्लीकेशन के केस, दो दफ़ा तो नहीं आ रहे, ईयर ऑफ ऑनसेट ऑफ इलनेस की कब स्टार्ट हुई है, ओके। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क पॉकेट्स ही आपने देखना होता है। जो लाइन लिस्टिंग है इससे आप अप्रोप्रिएट फॉलो अप एक्शन वगैरह लेते होते हैं, ओके। तो ऑलमोस्ट ये हमारा टॉपिक कवर हो गया है कम्युनिकेबल डिजीज वाला। अब हम आ जाते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर भी अच्छे खासे सवाल वगैरह पूछे जाते हैं। लाइक सबसे पहला सवाल है ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है। तो जो ब्लाइंडनेस होता है ना, ब्लाइंडनेस में आपने नोट करना है कि जो बेस्ट करेक्टेड व्यू एक्यूटी 3/60 से कम होती है, उसके क्लिनिकल कॉजेस। कैटरैक्ट आपने बताना है, डेवलपिंग कंट्री में ट्रैकोमा आ जाएगा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, कॉर्नियल ओपेसिटी है, रिफ्रैक्टिव एरर है, ग्लोकोमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, और डेवलप के अंदर एक्सीडेंट वगैरह, ये सब चीज़ें आ जाएगा, ओके। अब विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोसिस, वाइट हॉट स्पॉट, केराटोमलेशिया, क्रॉनिक डिजीनेस होती है। और इसकी प्रिवेंशन कैसे करोगे? प्रिवेंशन में प्राइमरी आई केयर है कि प्राइमरी हेल्थ केयर वगैरह करोगे, लाइक टॉपिकल एंटीबायोटिक, अपाइड बैंडेजेस वगैरह, न्यूट्रिशन को इंप्रूव करोगे, ओके। ये आ जाएगा। जबकि सेकेंडरी के अंदर आपने क्या करना होता है, सेकेंडरी में आपने मोबाइल आई कैंप है, टर्शियरी के अंदर आपके टीचिंग हॉस्पिटल जहाँ पे सर्जिकल इंटरवेंशन होती है, स्पेसिफिक के अंदर ट्रैकोमा प्रोग्राम आ जाएगा। विटामिन ए के कैप्सूल 2 रट्टा मार लेना, ब्लू कैप्सूल और रेड कैप्सूल। जो ब्लू कैप्सूल होता है 6 महीनों से लेकर 1 साल के लिए होता है, इसमें आपके 1 लाख यूनिट होते हैं, जबकि रेड वाला 2 लाख यूनिट वाला होता है, 1 से लेकर 5 साल के लिए होता है, क्लियर। ऑलमोस्ट ये भी कवर हो जाएगा। इसके बाद स्नेक बाइट वाला है। अच्छा, 3 टाइप के स्नेक होते हैं, कोबरा लेपर्ड्स में आता है, वाइपर आपका वेस्कुलर टॉक्सिक, और जो क्रेट्स होते हैं ना, वो आपके जो
कोबरा क्रेट वैसे ये जो मायोटॉक्सिक होते हैं, सी स्नेक वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, तो उसकी आपने कैसे प्रिवेंशन कैसे मैनेज करना होता है, लाइक आपने रीअश्योरेंस आपने करना होता है, इमोबिलाइज करना है, लाइक आपने उसके लेवल को हार्ट के लेवल से नीचे रखना होता है। ओके, इसके अलावा वॉश द वुंड विद प्लेंटी ऑफ वाटर, कोल्ड पैक मेथड है, शिफ्ट द विक्टिम टू द मेडिकल सेंटर, एंटीवेनम अप्लाई करना होता है। ठीक है, एंटीवेनम कैसे अप्लाई करेंगे, 0.1 ml इंट्राडर्मल डोज। ओके, तो 20 से लेकर 50 ml डाइल्यूटेड इन 50 टाइम नॉर्मल सेलाइन आपने यूज़ करना। जबकि प्रिवेंशन ऑफ स्नेक बाइट के अंदर आपने क्या करना है कि वेयरिंग हाई नी बूट आ जाएगा, क्लियर, आपने लीव द स्नेक अलोन, ये आ जाएगा, स्टे आउट ऑफ द टाल ग्रासेस है, बी अलर्ट ड्यूरिंग द क्लाइंबिंग रॉक्स है, हेल्थ एजुकेशन, एंटीवेनम को आपने अप्लाई करना होता है, क्लियर। बस ये मोटे मोटे आपने पॉइंट्स देख लें यहाँ। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं और क्या, डायबिटीज़ की काउंसलिंग करनी है डायबिटीज़ वाले पेशेंट की। ओके, तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट की यानी प्रिवेंशन से रिलेटेड आपने चीज़ें वगैरह बतानी होती है। ठीक है, ओके। तो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आपने क्या करना है कि आपने नॉर्मल बॉडी वेट को मेंटेन करना है, रिस्क फैक्टर को एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, ओके। ओबेसिटी वाले को आपने टारगेट करना होता है। तो यहाँ पे वैसे इतनी अच्छी लिखी हुई नहीं है काउंसलिंग से रिलेटेड। अब एक मतलब डायबिटीज़ हो गया तो मज़ीद कॉम्प्लिकेशन को बचने के लिए हम सेकेंडरी प्रिवेंशन करते हैं। तो आपने क्या करना है, ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करना है नॉर्मल लिमिट में, टू मेंटेन द नॉर्मल आइडियल बॉडी वेट है। ओके, डाइट, आप डाइट पे या ओरल डायबिटिक ड्रग्स भी इंसुलिन पे डिपेंड कर सकते होते हैं। ठीक है, ओके। तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा। रूटीन चेकअप ब्लड शुगर आ जाएगा, यूरिन को चेक करना है फॉर प्रोटीन कीटोन्स, ब्लड शुगर है, व्यूअल एक्यूटी को चेक कराना होता है, फीट शुड बी एग्जामिन फॉर एनी डिफेक्टिव ब्लड सर्कुलेशन है, लॉस ऑफ सेंसेशन वगैरह ये आपने चेक करना होता है, क्लियर। तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा, ऑलमोस्ट ही। वैसे टर्शरी के अंदर आपने लाइक कॉम्प्लिकेशन वगैरह हो जाती है, तो टर्शरी के अंदर आपने क्या करना है कि स्पेशलाइज क्लिनिक प्रोवाइड करनी है, डायबिटिक क्लिनिक, जो कि आगे मैनेज करेगा इन केसेस को। ओके, तो ऑलमोस्ट हमारा ये हो जाएगा टॉपिक। तो ये कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल ये टॉपिक्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं ईपीआई वाले चैप्टर के अंदर। तो फुल ईपीआई स्केड्यूल, बीसीजी वगैरह ये आप देख लेना, बीसीजी को। ठीक है, मीजल्स वैक्सीनेशन ये भी ऑलमोस्ट हो जाएगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन और रूबेला वैक्सीन, तो एक तो प्रेगनेंसी है, बाकी का मुझे वैसे कंफर्म नहीं है, लेकिन बाकी का यहाँ पर लिखा हुआ भी नहीं है। एक तो प्रेगनेंसी है, बाकी का मुझे वैसे कंफर्म नहीं है, तो बाकी का चेक कर लेना आप। ओके, ठीक है। इसके अलावा स्क्रीनिंग वाले चैप्टर में यहाँ पे मेनली न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलते हैं, लाइक एक्यूरेसी। वैसे एक्यूरेसी का मुझे फार्मूला नहीं आता, लेकिन एक्यूरेसी और वैलिडिटी में सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी यहाँ पे A+D/N लिखा हुआ है, बाकी वैल्यूज आप देख लेना। और यहाँ पे जो ऑब्जर्वर वेरिएशन है, इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन, इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन है, बायोलॉजिकल वेरिएशन जिसमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह आ जाता होता है, क्लियर। और एरर्स रिलेटेड टू द टेक्निकल, लाइक डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। ओके, इंटर ऑब्जर्वर के अंदर ओके, लाइक एक्सरे की इंटरप्रिटेशन, ईसीजी की इंटरप्रिटेशन है, बाकी इसमें कोई काम की चीज़ नहीं है, क्लियर। अरे सैम्पलिंग एरर ये भी देख लो, साइज की वजह से, ऑब्जर्वर वेरिएशन की वजह से, सब्जेक्ट वेरिएशन की वजह से हो सकती है। ऑब्जर्वर वेरिएशन हो गया, सब्जेक्ट वेरिएशन, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर वेरीज करता है, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट या इनकम्प्लीट कवरेज की वजह से आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, फिर बायोस्टैट वाला टॉपिक है, बायोस्टैट वाले में बार चार्ट, मीन, हिस्टोग्राम्स। ओके, तो ये तो आप देख लोगे, क्वेश्चन कर, ये आप बताने, सॉरी फॉर डैट, अच्छा ये बताने वाले नहीं, देखने वाली चीज़ें हैं। तो अच्छा ये काउंसलिंग वाला है, अच्छा ये फार्मूला भी देख लेना, ये वाला फार्मूला PT0 1+R/T है। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, ये भी फार्मूला। आगे पॉपुलेशन पिरामिड है, okay, जो डेवलपिंग कंट्री है ना उसका ट्रायंगुलर होता है, जबकि रेक्टेंगुलर आपको उसका देखने को मिलता है, लाइक जो डेवलप कंट्री होती है। प्राइमरी हेल्थ केयर में, प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन क्या है, एसेंशियल हेल्थ केयर में यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू द इंडिविजुअल एंड द फैमिली इन अ कम्युनिटी by means acceptable to them through their full participation and at a cost that community can afford। इसके कुछ प्रिंसिपल वगैरह भी है और एलिमेंट्स भी हमको भी देख लेना। जो फर्स्ट लेवल केयर फैसिलिटी होती है 5 से लेकर 10,000 के लिए होती है, क्लियर, ऑलमोस्ट ही हो जाएगा। अभी ये वाले थोड़े से इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट एंड वाटर। ओके, तो पहले इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की कोई तस्वीर है, मुझे नज़र नहीं आ रहा कि क्या तस्वीर होगी। अच्छा, इसके बाद ब्लास्ट फर्नेस की डायग्राम है पहले। अच्छा, ब्लास्ट फर्नेस है तो फर्नेस से धुआं वगैरह निकल रहा होता है भट्टी से। ओके, तो इसके बाद वहाँ से क्या हो सकता है, लाइक उसमें एयर की पोल्यूशन वगैरह हो सकती है। ओके, अच्छा यहाँ पे स्लम की तस्वीर वगैरह दी हुई है कि जो स्लम होता है ना, स्लम असल में क्या होता है कि बड़ी पतली सी गंदी मंदी गली होती है गरीब इलाकों वालों में। ओके, और वहाँ पे यानी सफाई का इंतजाम रिलेटिवली कम होता है, तो उसमें इश्यूज़ क्या होती है, लाइक उसमें लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटी है, ओवर क्राउडिंग है, ओके, सब स्टैंडर्ड हाउसिंग है, अनहेल्थी लिविंग कंडीशन है, ओके, पॉवर्टी एंड द सोशल एक्सक्लूजन है। तो ये मेन इश्यूज़ आपको देखने को मिल सकते होते हैं, क्लियर। तो वेल डिसइंफेक्शन वाला इस सवाल में ऑलरेडी वैसे कवर करा चुका हूँ। ओके, अच्छा एयर पोल्यूशन का ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, एयर पोल्यूशन का, तो एयर पोल्यूशन के इफेक्ट है, लाइक एयर पोल्यूशन में, लाइक यहाँ पर ये इफेक्ट है, लाइक आपके इमीडिएट इफेक्ट के अंदर आपने नोट करना है कि नोजिया हो सकता है। ओके, तो नोजिया, वॉमिटिंग हो सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, हेडेक हो सकता है। लेट इफेक्ट में एनीमिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, प्राइमरी लंग कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह हो सकता होता है, क्लियर। तो ये हेल्थ के ऊपर आपको एस्पेक्ट वगैरह देखने को मिल सकते हैं। सोशल और इकोनॉमिकल के अंदर आपने नोट करना है कि प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ की डिस्ट्रक्शन हो सकती है, क्रोजन ऑफ मेटल्स है, डैमेज टू द बिल्डिंग है, कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग एंड द मेंटेनेंस।
ओके, तो ये मोटे-मोटे आपने डिज़ीज़ वगैरह देख लेने हैं, क्लियर। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट मैं बता देता हूँ, थोड़ा-सा मेरे पास टाइम की कमी है तो मैं जल्दी-जल्दी आपको दिखा देता हूँ चीज़ें। तो इसमें सिलिकोसिस, एंथ्राकोसिस, आयरन फर्नेस वाले में सिड्रोसिस वगैरह हो सकता है, प्रिवेंशन वगैरह आपने बतानी थी, ठीक है, तो आप देख लोगे। बाकी यहाँ पर टॉक्सिमिया प्रेगनेंसी ग्रोथ चार्ट अगर रेड एरिया में फॉल कर रहा है तो ये आप कौन-सी कंडीशन है, सीवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन है, और ये भी आप देख लेना। फैमिली प्लानिंग में सेफ पीरियड और काउंटर इंडिकेशन ऑफ ओसीपी, जिसके अंदर हाइपरटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिजीज, एथेरोएम्बोलिज्म आ जाएगा, कैंसर ऑफ जेस्ट ब्रेस्ट जेनिटलिया वगैरह आ जाएगा, मेरिस्मस की डेफिशिएंसी, रिकेट्स, गोइटर, बीएमआई की टाइप्स, कवाशी और ऑरेंजेस में 40 से लेकर 50 माइक्रोग्राम वाला मिलीग्राम वाला, ये कहना चाहिए, मिल्क बॉन्ड डिजीज है, ये भी ऑलमोस्ट पास्ट ओसपी के पीडीएफ से कवर हो चुकी है। ओके, रेडिएशन वाले चैप्टर में तो कुछ भी नहीं आया हुआ, हेल्थ एजुकेशन में भी नहीं है, ओआरएस की वो करनी है, और मज़े की बात डिजास्टर में से भी कुछ नहीं आया। लेकिन डेट मीन्स क्या आ सकता होता है, डिजास्टर क्या होता है, एनी अकरेंस डेट कैन कॉज डैमेज, इकोलॉजिकल डिसरप्शन, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज ऑन अ स्केल सफिशिएंट टू वारंट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पांस फ्रॉम आउटसाइड। तो इसमें मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर फॉर एग्जांपल स्टॉर्म्स में हरिकेन, साइक्लोन्स, कोल्ड स्पेल आ जाती है, टोपोलॉजिकल में फ्लड, एवलांचेस, लैंडस्लाइड, टेलुरिक टेक्टोनिक अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, एक्सीडेंट में फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर, डैम एक्सप्लोजन, एटॉमिक एक्सप्लोजन, बायो टेररिज्म, ये आपको देखने को मिल सकता होता है, क्लियर। ओके, और डिजास्टर के 3 इंपॉर्टेंट फेजेस आपने, डिजास्टर रिस्पांस, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, और इसकी एक साइकिल है, शायद मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई हो। ओके, डिजास्टर रिस्पांस, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस। ओके, और स्कूल वाले में आपको स्कूल टेस्ट आपने रट्टा मार लेने हैं, क्लियर। और इसके बाद पैरासाइटोलॉजी के अंदर आपने लाइक इनको देख लेना कि इंसेक्टिसाइड सप्लाई वाला टॉपिक है, और ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है उसकी।